हिस्ट्री आपका खत्म होने कगार पे क्या है, हिस्ट्री तो खत्म ही हो चुका है। वो हम बस आपको इंडियन हिस्ट्री के बाद उसको हम एक जगह मर्ज करके बस बता रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री बचा हुआ है मेनली। दिल्ली सल्तनत वैसे तो दूसरी दुनिया का है। अच्छा, आप लोगों को कोई पीडीएफ भी मिला है? लॉकडाउन से पहले कोनो घेरा गया होगा तो उसका बच गया होगा ज्यादा। आपको कुछ याद करने के लिए कल दिए थे, याद किया सब? सुना लो। लड़कियां सबसे चालू कर देते हैं। बबनी बताओ, मद्रास महाजन सभा देख के बताती हो? हाँ, कब हुआ था? इधर बताओ बाबू, तुम बताओ इधर से। बाबू आप लोगों को कल याद करने के लिए हम दिए थे। खड़ा हो। इंडियन लीग, आप बताओ बबनी। हैंड होल्डिंग सोसाइटी, बैठे बैठे खड़ा हो कि नहीं? लैंड होल्डर सोसाइटी सबसे पहला, ठीक, द्वारकानाथ। तो लोग याद क्या नहीं किया है? बताइए। बॉम्बे एसोसिएशन, डेट नहीं हो याद रहेगा चलेगा, आपको क्या याद रहना चाहिए? या मतलब किसने स्थापना किया है, डेट वो उतना नहीं पूछता है। बैठो। बैल कहीं का। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमसन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, राधाकांत देव। बॉम्बे एसोसिएशन, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। पूना सार्वजनिक सभा, इसमें पक्का, इसमें ना 3 तो एकदम हर हाल में याद रहना चाहिए। पहला लैंड होल्डर सोसाइटी, पूना सार्वजनिक सभा और मद्रास महाजन सभा। ये पक्का क्वेश्चन पूछता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? हट जाएगी जो उतना में। आगे बढ़े। मद्रास महाजन सभा, आदमी का नाम बताओ भाऊ। लड़की लोग बताओ। लड़की याद करके आई सब। याद किए। लड़की सब में ये है कि बोल दो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करती है। तू लोग यार बैल होता है सब। याद है ना सब लोग को? पूना का स्पेलिंग गलती लिख दिया है, पूर्णा लिख दिया है। ऊपर वाला हटा दीजिए, उसको साइलेंट घोषित कर दीजिए। अंग्रेजी में एगो नियम होता है, जिन चीज को नहीं पढ़ना उसको साइलेंट घोषित कर देता है। सीबीएसई वाला कहीं कहीं जहां था साइलेंट घोषित कर देता है। लाइव वाले आप सब लोग को याद है ना? नहीं पढ़ेगा लोग तो चल जाओगे लोग कबाड़ के भाव में, OLX पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अभी गूगल प्रचार देता है ना, शॉपिंग से पहले पहले गूगल पे शॉप कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो गूगल पे कुछ भी लिखिएगा तो ऊपर पूछता है कि इसका वीडियो चाहिए, कि इसका इमेज चाहिए, कि इसका न्यूज चाहिए, कि शॉपिंग चाहिए। समझ में आ गया? तो कल हम राष्ट्रपति के बारे में खोल रहे थे, तो हमको इमेज चाहिए था राष्ट्रपति साहब का, क्योंकि एक वीडियो बना रहे थे तो उसमें इमेज चाहिए। तो उसमें भी शॉपिंग का ऑप्शन दे रहा था। हम कह रहे तो चाहिए कहाँ भी करेंगे जो इसका शॉपिंग का ऑप्शन दे रहा है, कम से कम इसका शॉपिंग का ऑप्शन मत दो। हम उस पर क्लिक किए तो फिर सोचा खुल ही नहीं रहा था, उसका शॉपिंग का दे रहा है वहां पे। तो आप लोग कह तो राष्ट्रपति उनका छोड़िए, आप लोग अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं अगर नौकरी हुआ तो आपका OLX पे भी महंगा बिक जाएंगे, महंगा पड़ेंगे आप लोग, कौन ना खरीदेगा। लड़की जब पूरी जीवन रोटी बेलने के लिए रेडी रहे।
और आप लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के लिए, मजदूरी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। जितना उम्र ढलता है सबसे पहले पढ़ाई से मन भागता है। जितना हम लोग बचपन में जब मान के चलिए पढ़े थे, ये उम्र में अगर हम लोग को कोई कह दे कि फिर से पढ़ो, भाई साहब मतलब अजीब टा लगेगा, अरे बाप रे उतना फिर से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही पढ़ना पड़ेगा वहां पे। मान के चलिए अगर डिलीट हो गया तो हम तो छोड़ देंगे, दूसरा कुछ करेंगे तो जाओ, अब ना डाउनलोड हो पाएगा, बहुत मेहनत लगा था डाउनलोड करने। तो अभी अचानक अगर डिलीट हो गया ना, बहुत मेहनत आएगा। तो आप लोग को ही जितना उम्र ढलेगा आगे जाके उतना ही आप लोग को दिक्कत होगा। जो आप पढ़ रहे हैं ना, लाइव वाले जितने लोग और पटना वाले, आप ये मत सोचिए कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। हकीकत है आप पढ़ने में जरूरत से ज्यादा खराब हैं, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वो मैट्रिक तक का है, मैट्रिक इंटर जरूरत से ज्यादा खराब है लेवल आप लोग का। कई तो सोचता है हमको ही समझ में आ गया, नहीं बबुआ तू चौपट होके आया। और इतना बड़ा बैच और ये लाइव में इतने भरे हुए लड़के की सर्वर चौपट कर देते हैं, इस बात का चीख चीख की गवाही देते हैं कि आपके मैट्रिक तक के टीचर लोगों ने अपने से अच्छा से नहीं पढ़ाया, वरना यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। ईमानदारी से आप पढ़ते नहीं, घर वालों की भी कुछ गलती है, आप लोग पे ध्यान देते नहीं, एडमिशन करा दिए, बस यही है। तो एटलीस्ट अब वो समय नहीं है जो आप लोग लापरवाही कीजिए, पढ़ाई कीजिए, टाइम टेबल बनाइए फालतू चीजों के लिए। चाय पीने कब जाना है, बतियाना कब है, वीडियो कब देखना है, मतलब गेम, कई वो गेमों खेलता है, हाँ ये सब का तो टाइम टेबल, ये सब चीजों का होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? लेकिन लड़का टाइम टेबल किसका बनाता है? पढ़ने का टाइम टेबल बनाता है। गजब हाल है। टाइम टेबल उसका होता है जो चीज आपको भूल न जाए उसके लिए लिखा जाता है। तो आप पढ़ाने वाले लड़का से अगर पढ़ाई भूल जाए, सोच रहे हैं कितना स्थिति खराब है। चल लाइव कर सर, हम लोग खूब मन लगा के पढ़ते हैं, क्या दिख रहा है यहाँ से, तुम पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है? झूठ बोल रहा होगा तब। अब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा बात है, पढ़ाई करेंगे। और पढ़ाई में एक और चीज होती है, जब तक आपको समझ में नहीं आया है तब तक ये दिक्कत है, जिस दिन समझ में आ गया उस दिन तो इससे लव हो जाएगा, फिर तो बहुत मन लगने लगेगा पढ़ने, फिर बिना पढ़े रह नहीं पाएंगे आप। कोना का किस्मत खराब तो तोरा पसंद किया है। बताओ, उसको देख रहे हो शक्ति कपूर को? कोनो होगा क्या दतवन बेचने वाली कोनो? आगे चलिए, अब क्वेश्चन चलिए। पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे, पूना सार्वजनिक सभा एमजी रानाडे, एमजी रानाडे। मद्रास महाजन सभा सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर। लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका नाथ, लैंड होल्डर सोसाइटी बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जॉर्ज थॉमसन, जॉर्ज थॉमसन। ये आपको याद रखना चाहिए था, गड़बड़ किए आप लोग में से आधा लड़का ने नहीं याद किया। टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है सर, कभी नहीं फॉलो होगा टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाने की जरूरत उसी को पड़ती है जो नहीं पढ़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर पता करना है आपके लॉज में कि कौन लड़का पढ़ने वाला है कौन नहीं, बस देख लीजिए कोना का टाइम टेबल बनल है, कौन ना पढ़ता है सुसम। पढ़ने वाले लड़का को टाइम टेबल से क्या मतलब, वो तो पढ़ रहा है दिन भर, जब उसको टाइम मिलेगा पढ़ेगा। लड़की सब में भी नियम लगता है, टाइम टेबल नहीं बनाती है, इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि पढ़ने ही वाला हो गया। करिए, हमने टाइम टेबल बनाना ही छोड़ दिए। ये कोई बात थोड़ी हुआ, टाइम टेबल नहीं है तो मतलब पढ़ने वाला ही होगा। चलिए बताइए भाई, कहने का सेंस है आपको है, आप किसी भी चीज में सफल हो सकते हैं। सफलता का सबसे सिंपल रास्ता है समय। आप समय दीजिए उसको। अपने जितना समय आप सोने में देते हैं उससे ज्यादा समय आप किसी काम में दीजिए, आप उस काम में सुपरस्टार हो जाएंगे। किसी चीज में दीजिए, आपको एकदम आगे बढ़ने से कोई नहीं रहे। सफलता का बस एक ही रास्ता, हमें समय चाहिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूं। कामयाबी क्या कहा, तुम मुझे समय दो मैं तुझे रिजल्ट दूंगा। सीधा बात, आप समय दीजिए रिजल्ट देगा। लेकिन आप अगर समय नहीं देंगे, गारंटेड कहते हैं आपका रिजल्ट नहीं होगा। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी, तुमको मत पढ़ो यार। सोचो, हमको एक बार मैथ का एक इक्वेशन था, हमको अभी भी याद है, इंटरमीडिएट में पढ़ते थे कैलकुलस का कुछ, हमको लास्ट में समझे में नहीं आया, हम ओकरा पूरा याद कर लिए थे।
और एग्जामवा में आ गया, हम सीधे सीधे उतार दिए दाएं दम के पते सोचा एक बाद कौन चीज होगा याद कैसे किए थे, 20 बार 30 बार ओकरा बनाए थे, याद हो गया एक बाद कौन चीज लिखना है, चौथा लाइन पे थे पता था 8वां पे कौन चीज लिखना है। इतना बुरी तरह से उसको याद किए थे कि हमसे अगर कोई कहता तो हम उल्टा सॉल्व कर देते, इधर से सॉल्व कर देते हम उसको। मतलब समझ रहे हो, हमको वो नहीं बाढ़ में गया आया नंबर वहां पे। तो कोई भी लाइफ का कोई भी काम कीजिए, आपको अगर विश्वास नहीं है तो कोई ऐसा चीज देखिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, इंग्लिश का ही हो, मैथ, आप स्टूडेंट है हर चीज का, आप उसको 5 बार 6 बार 10 बार बनाइए, उसके बाद आपको धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आइडिया लग जाता है। इसलिए समय दीजिए। और रिजल्ट जो पढ़ने में कमजोर लड़के होते हैं ना या मीडियम होते हैं, वो लोग थोड़ा इस चीज को समझते हैं, इसको मेहनत करने की उनके अंदर क्या होती है, ललक होती है, उनका रिजल्ट इजीली हो जाता है। जो तनी से तेज बनता है अपने आप को ना फेंका जाता है, वही उसे वो घमंडे चूर हो जाता है। सिकंदर को लगता था ना कि भारत में जीत जाएगा, आया तो सब घमंड शांत हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए अब सब लोग को कहता है, बाबू समझ में आ गया कि नहीं, चलिए अब आगे समझते हैं। बेइज्जती हो रही है सर हमारे, कौन सी हो गया, साउथ अफ्रीका में किए थे। हाँ तो बोलो बाबू आगे, गलत है, वो भारत के सेंस में है। बैठिए, क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट आपसे कह सकता है या तो फिर ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन डिसाइड कीजिए। जैसे आपसे कह देगा कि पहली महिला, सपोज कि कह देगा कि हंटर कमीशन का संबंध किससे है, आपको पता है जलियांवाला बाग से भी शिक्षा, क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं किया तब ऑप्शन से स्पष्ट होगा। जहां तक ऑप्शन दिखे, साइमन कमीशन, खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, तो दो तरह से आंसर डिसाइड होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं। तो गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किया कहां पे, इंडिया में क्या अफ्रीका में। ऑप्शन में रहेगा खेड़ा, ऑप्शन में रहेगा अहमदाबाद, ऑप्शन में कुछ और रहेगा, उस हिसाब से सविनय अवज्ञा। ए यार तुम अजब बोलते, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। यार तुम क्वेश्चन उठपटांग पूछबे कर रहा था, हम क्या बताएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन उसका चंपारण आंसर बता रहा हूं। दिमाग तुम्हारा कहीं और है। पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किए थे, तो पहली बार भारत में सत्याग्रह चंपारण, और जीवन में अफ्रीका। अब तुम नहीं मारना चाहते हो तो मार लो अपना। अब जब तुम हमको नहीं, हम बता रहे हैं कि जीवन का पहला सत्याग्रह कहां था, अफ्रीका। आप लोग को भी बताए हैं अफ्रीका, नेटाल क्षेत्र में, वहां पे अफ्रीकन कांग्रेस जो था नेटाल कांग्रेस में था। अब भारत में कहेगा तो चंपारण, भारत में कहेगा तो समझ में। और ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे एकदम लाइन बाय लाइन मैच करेगा एग्जाम में। आपका खुद का दिमाग भी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो वहां पे भी अब मनबे नहीं करेंगे तो हम क्या करें, मार दो तब तुम अफ्रीका। भूख हड़ताल कहां किया था, अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद, वहां पे भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे मिली थी। चलिए क्वेश्चन अब बताइए फटाफट। मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारका, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जॉर्ज थॉमसन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, राधाकांत देव, बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई, भारत का वयोवृद्ध दादा भाई नौरोज, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोज, लंदन में जाके किए थे, और लंदन में वो सांसद निर्वाचित हुए थे, कौन, दादा भाई नौरोज। बहुत बेहतरीन और बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे दादा भाई नौरोज जी। पूना सार्वजनिक सभा एमजे रानाडे, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष की पत्रिका का नाम अमृत बाजार पत्रिका, जिसे बंगाली से इन्होंने रातों रात अंग्रेजी में, रिलेटेड में भी आपको क्या करना है, याद रखना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पूना सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोज, बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन नेशनल एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मद्रास महाजन सभा। दो ठो बहुत ज्यादा पूछता है इसमें, मद्रास महाजन सभा और ये पूरा सार्वजनिक सभा।
और आपको अगर छोटे एग्जाम में देंगे तो सिंगल से क्वेश्चन पूछेगा, समझिए ध्यान से। छोटा एग्जाम इन द सेंस वन डे एग्जाम, जिसका एक दिन में नौकरी होगा कि नहीं डिसाइड हो जाता है, वो एग्जाम में आपके सिंपल पूछेगा मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसने किया, हो गया यहाँ पे सुब्रमण्य। लेकिन जब आप बीपीएससी में जाएंगे तो कुछ टेंशन नहीं, वो 4 को दे देगा, मिलाइए, एक को दूसरे सूची, एक को सूची 2 से मिलाइए, मतलब वो कंसेप्ट पूरा खोज रहा है आपका। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक है, भूमि सुधार कानून। जब भारत गुलाम था तो अंग्रेजों ने कोई भी जो कानून बनाया था वो मेनली अपने फायदा के लिए कानून बनाए थे, कहने के लिए वो भूमि सुधार था। अंग्रेजों ने जब बक्सर का युद्ध जीता तो रजा खान को बंगाल का क्या बना दिया था, दीवान। रजा खान इतना बड़ा कमीना आदमी था कि बंगाल में अकाल के कारण लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी भूख के मारे, लेकिन टैक्स में उसने कोई कमी नहीं किया था, जितना टैक्स वसूलना था उससे ज्यादा वसूल के दिया था। मर जा तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो अंग्रेज ऐसा चमचा ही को क्या करते थे, बनाते रहते थे सब, जिससे मतलब अंग्रेजों को ज्यादा फायदा। किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़ जाए बाबू। तो अंग्रेजों ने कई सारे कानून बनाए, लेकिन देखिए अब बहुत ज्यादा कठोर कानून ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता है। एक एवरेज कानून रहना चाहिए, कानून को कठोर भी रहना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगा तो समस्या आ जाती है। तो अंग्रेजों ने कई सारे कानून बनाए थे, जिसमें सबसे खराब कानून था ससुरा सूर्यास्त कानून, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। अस्थाई बंदोबस्त को कौन लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लाया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या लाया, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट इसे कहते हैं, अस्थाई बंदोबस्त। इसमें टैक्स का ना एक मात्रा निर्धारित किया जाता था 10 सालों के लिए। अस्थाई बंदोबस्त कितने सालों के लिए था, 10 साल के लिए। मतलब एक यहां पर 10 साल के लिए निर्धारित कर दिया गया कि हमको इतना टैक्स चाहिए। अब ये वेरिएबल करता था, कहीं 40% था, कहीं 35, कहीं 42, इस टाइप का था कि हमें इतना मात्रा में क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। और इसमें हम 10 सालों में ना चेंजिंग करेंगे ना बढ़ोतरी करेंगे। ये सेम टू सेम कॉपी किया गया था अकबर के आईने 10 साल से। सेम टू सेम कॉपी था कि नहीं था, आप बताइए, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए आईने 10 साल, हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। तो देखिए ध्यान से, तो ये 10 सालों के लिए टैक्स निर्धारित कर दिया। मान के चलिए कहीं कर दिया कि इस गांव से हमको 10 टन क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, वो फिक्स कर दिया। इसमें क्या था कि अलग अलग गांव पे अलग अलग टाइप का था। ध्यान से समझिए। तो अस्थाई बंदोबस्त में क्या था कि इसमें कहीं पे फसल अच्छी होती है तो वहां टैक्स की मात्रा ज्यादा थी, कहीं खराब होती है तो वहां टैक्स की मात्रा कम थी। लेकिन ओवरऑल जितना टैक्स निर्धारित किया गया था उसमें अंग्रेजों ने कह दिया कि जमीन का मालिकाना हक जमींदार का होगा। किसका होगा, जमींदार का होगा। किसका होगा, जमींदार का। तो जमींदार का अधिकार किस पर हो गया, भूमि पर। और किसान क्या हो गया, मजदूर। टोटल जो टैक्स था क्या था, टोटल टैक्स। अब ये टोटल टैक्स फिक्स नहीं था, कहीं 40 था, कहीं 42, कहीं 45 था। तो जो टोटल टैक्स कलेक्शन था उसका 11 भाग किया जाएगा। क्या किया जाएगा, 11 भाग। कितना भाग, 11। मान के चलिए 11 बोरा टैक्स वसूलाया, तो उस 11 भाग में से एक भाग कौन लेगा, अंग्रेज, जमींदार। और 10 भाग कौन ले लेगा, अंग्रेज। 10 भाग कौन ले लेगा, अंग्रेज। इसका मतलब अगर आप बात करेंगे तो ब्रिटिश का, अंग्रेज का। तो इस टैक्स में अंग्रेज का हिस्सा कितना होगा, 10/10 हिस्सा ले लिया, कितना में, 11। और अगर बात करेंगे जमींदार का, तो जमींदार जो था उसे केवल एक हिस्सा मिला, यानी 11 हिस्सा में से उसे कितना मिला, 1। और अंग्रेज को 11 हिस्सा में से 10। तो ये लगभग 40% के दर से ये टैक्स लिया जाता था। समझ में आ गया कि नहीं। इसमें मालिकाना हक किसे दे दिया गया, जमीन। अब इसे सूर्यास्त कानून क्यों कहते हैं कि अंग्रेज टेंशन फ्री अपना काम कर रहे थे। सब जो भी फैक्ट्री डालना है, कुछ भी करना है, अंग्रेज अपना काम कर रहे थे। और उन्होंने कह दिया था कि देखिए ये गांव है, मान के चलिए कोई कानपुर है, कानपुर में कह दिया कि हमको इतना मात्रा में टैक्स चाहिए। अब वो लोग जमींदार की जिम्मेदारी थी, जमींदार जाके देखता था फसल कब कटने वाला है। तो अंग्रेज उनको एक डेट देते थे, कहते थे कि जो कानपुर के एरिया का जमींदार है, हमको आप 25 नवंबर तक हमको क्या चाहिए, टैक्स का पूरा हिसाब चाहिए। और आप पूरी मान के चलिए 25 नवंबर तक सबका गेहूं धान कट उठ के आ जाएगा। अभी तो कटिए गया होगा,
बिहार में बस समस्या ये है कि पानी घुसल है खेत में, अदरवाइज में तू नवंबर में काट के रेडी रहता है। तो मान के चलिए उसने कहा कि हमने पूरी फसल कट गई, अब उसने डिसाइड कर दिया जो खरीफ फसल है, कौन सी फसल, खरीफ फसल। खरीफ फसल जो है वो उसकी हमको 25 नवंबर को क्या चाहिए, हिसाब चाहिए। अब जो जमींदार की जिम्मेदारी कानपुर की है उसे 25 नवंबर को हर हाल में हिसाब दे देना है, और वह हिसाब सूरज डूबने से पहले तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर हिसाब कंप्लीट नहीं हुआ तो उसकी जमींदारी खत्म, और वहां का जमींदारी दूसरे को दे दिया जाएगा। तो जमींदार के ऊपर प्रेशर है अपनी जमींदारी बचाने की। तो जो भी किसान टैक्स नहीं दिया है, जान ले लेते थे सभी सब यहाँ पर, हमको सूर्यास्त से पहले क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जैसा प्रेशर रहेगा, अभी हम किसी भी स्टाफ को कह देते हैं कि कोई लड़का विदाउट आई कार्ड घुस गया तो हम हटा देंगे तुमको यहाँ से, मजाल आप लोग घुस जाए, गेटे पे से वापस भेज देगा। तो जैसा इधर से हम आदेश देंगे उधर से वहां क्या होगा, फॉलो होगा। सीधा कह देंगे, कोई भी लड़की लोग लेट से आ जाती है, अभी यहाँ दूगो बैठा होगा, कह देंगे गेट बंद कर दो, मार देगा ताला, चिल्लाते रह जाओ, चिल्लाते हमको क्लास जाना है, समझ में गए, चल जाएगी लोग। हाँ, ज्यादा डिस्टर्ब करेगी, बिजली का तार है, गेटवा में सटा देंगे। एक पता करो, एक करंट आता है, छोड़ छोड़ के मारता है, मतलब 1 सेकंड का गैप करके मारता है, 1 सेकंड मारेगा फिर छोड़ेगा, मारेगा छोड़, इस तरह सटैले नहीं रह जाएगा। जो लेट से आए ना वही लगा देने लायक हम, मार दे हम। चलिए, फिर भी लड़की सब सुधरी है, सब कुछ डांटे हैं तो सुधरी है कि नहीं सुधरी, सब बहुत हद तक। सबसे कठोर कानून कौन सा था? हाँ, अस्थाई बंदोबस्त। जमीन का मालिकाना हक किसको था? जमींदार को होता था। सूर्यास्त कानून क्यों कहा जाता था? कि जिस दिन अंग्रेजों ने डिसाइड कर दिया उस दिन उस ससुरे टैक्स को वसूल लेते थे। इतना खराब ये कानून था जिसका कोई हद नहीं, मर जाओ लोग तब भी वो सब क्या करते थे, टैक्स ले लेते थे। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लाया था। अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सारे कानूनों में सबसे कठोर कानून लॉर्ड का अस्थाई बंदोबस्त। कौन सा बंदोबस्त? अस्थाई। किसने लाया था इसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। टैक्स के 11 हिस्सों में से 10 हिस्सा कौन ले जाता था? हाँ, अंग्रेज ले जाते थे। सबसे कठोर कानून कहता था उस कर में से 10 में से 11 भाग 11 में से 10 भाग अंग्रेज रहते थे, जबकि 11 में से 1 भाग जमींदार का होता था। जमींदार को सूर्यास्त से पहले हिसाब चुकाना होता था, अर्थात इसे क्या कहते थे? सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था। ये बहुत ही कठोर था। ये भारत के कुल क्षेत्रफल के बहुत कम क्षेत्रफल, सबसे कम एरिया पे लाया गया। बहुत कठोर था। लगभग 19% क्षेत्र पर इसे क्या किया गया था? लाया गया था। और ये सबसे कम एरिया पर ही था। इसके बाद आपको अगला देखते हैं हम लोग, रैयतवाड़ी। कौन सा व्यवस्था? रैयत। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना किसी से। इसमें क्वेश्चन बस 2 ही पूछेगा आपको अस्थाई बंदोबस्त में, कि जमीन का मालिकाना हक किसके पास? जमींदार। दूसरा कहेगा कि इसे किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बस यही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक तो टॉमस मुनरो और एक मैकेंजी, जो बैटिंग के समय लाया था मैकेंजी। ये तीनों नाम आपको याद रखना, इससे क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े। सिर्फ 19% पर क्यों था? देखिए, ये मेनली जो उपज वाला एरिया था ना, यूपी ये सब का, जो नॉर्थ इंडिया का जो उपज वाला, वहीं पर इसे क्या किया गया था? लगाया गया था। अंग्रेज को जहां ज्यादा फायदा दिखता था वहां उस टाइप का कानून लगाते थे। कोई उनका अपना देश में शासन करना है कि एक जैसा कानून लगाएंगे। अभी सरकार ना चाहती है कि एक जैसा कानून करे। हम ही लोग मान के चलिए, अगर किसी देश को गुलाम बनाएंगे तो कितना सोचेंगे हम लोग? अपना फायदा सोचेंगे। समझ में आ कि नहीं आ गया? दूसरा आता है आपका कौन सा? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब होता है, आप बताइए, शेरशाह सूरी रैयत किसे कहता था? किसान को। ये पढ़ा चुके हैं आप लोग को। तो शेरशाह सूरी ने रैयतवाड़ी मतलब किसान को कहता था। इसमें जमीन का अधिकार किसे दिया गया? जमीन का अधिकार किसान को दिया गया। जमीन का अधिकार किसे दिया गया? किसान को दिया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। ये थोड़ा सा ठीक ठाक था। भारत में ये व्यवस्था ठीक थी कि भैया जो किसान खेती कर रहा है, जमीन का मालिकाना हक उसी के पास रहना चाहिए। यहाँ पे कौन सा थे? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे क्या की गई थी? लाई गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक किसके पास होता? किसान के पास होता था। इसे टॉमस मुनरो ने लाया था। इसे ये याद रखेंगे हमेशा, किसने लाया था?
टॉमस मुनरो ने। और उसे किसने लाया था? कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी को टॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी टॉमस मुनरो, रैयतवाड़ी को लाया टॉमस मुनरो ने लेकर आया था। और कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त में जमीन का मालिकाना हक, रैयतवाड़ी में किसान का था। मुंबई, मद्रास तथा असम क्षेत्र में भारत के कुल क्षेत्रफल पे 51% पर लागू था। मतलब ऐसे ही समझिए सबसे ज्यादा यही हो गया। किसी भी एरिया में 50% से ज्यादा हो गया तो दूसरा कोई भी चीज उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो 51% पर लागू था, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर। और ये सबसे जितने भी कठोर कानून बनाए गए उसमें सबसे नॉर्मल कानून कौन था? यही रैयत। इसमें कठोरता ज्यादा नहीं दिखाई गई, लेकिन टैक्स की मात्रा इसमें अच्छा खासा था, बहुत ज्यादा रखा गया टैक्स की मात्रा। करा इसमें जीवन का, जमीन का मालिकाना हक किसान के पास था, उसे उपज का 35 से कितना देना था? 55%। अब आपकी जमीन खराब है तो 35% दीजिए, और अच्छी खेत होता है तो आपको कितना परसेंट देना? तो इसमें टैक्स की मात्रा क्या थी? ज्यादा थी, 35 से लेकर कितना? 55%। देखिए ये उतना किसानों को नहीं अखड़ता था। बात समझिए, आप किसी को 10,000 रुपया दान दे दीजिए, लो भैया ले जाओ, हमें तुम्हारा दिक्कत है ले जाओ, उसमें आपको खुशी होगा, संतुष्टि होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई आपके सर पे बंदूक रख के 100 रुपया ले लेगा ना, तो आप मेंटली आपको, आपके साथ आपका मानसिक रूप से अपराध कर रहा है। वो 100 रुपया बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कैसे लेके गया, बात ये हो जाती है। बिहार ज्यादा आगे क्यों नहीं गया? यही है, यहाँ पर कौन जाएगा? यहाँ बड़ा बड़ा बिजनेसमैन को कहिए ना तो आओ यहाँ इन्वेस्ट करो, कर भैया कम में कमाएंगे, ठीक है। दूसरे को छोड़िए ना, जितने बिहार के लोग हैं जो बाहर जाके सेटल्ड हैं, अगर वो पटना यही बिहार में आ जाए तो यहाँ रोजगार के लिए बाहर जाना ही नहीं पड़ेगा यहाँ के लोग। लेकिन क्या कीजिएगा, वही वाला बुद्धि अंग्रेज वाला, ठग देंगे तो हम यहाँ पर। हम लोग का जितना ऑनलाइन सेटअप किया गया है ना, वो A to Z बिहारी है, A to Z, कैमरा से लेकर। लेकिन दिल्ली में बैठे हूँ, हर चीज में देखें तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा होती है। तो जो अस्थाई बंदोबस्त था ना, उसमें मालिकाना हक कौन होता था? जमींदार। वो इससे कम में टैक्स लेता था, लेकिन मानसिक रूप से क्या करता था? टॉर्चर करके रख देता था। तो ये मतलब इसमें मालिकाना हक कौन हो गया? जमीन का, मतलब किसान का ही हो गया जिसका मालिक है। टैक्स भले ज्यादा था, तो क्वेश्चन समझिएगा, ये तो इसमें टैक्स की मात्रा क्या थी? बहुत ज्यादा। तो अंग्रेज सब भी कह सके भैया यही सही है ना, क्या जरूरत है फालतू मारने की, मारोगे पीटोगे, खाम एक और क्रांति कर देगा 1857 की तरह, दिक्कत हो जाएगा। उससे अच्छा से ज्यादा टैक्स दे ही रहा है, इसी को सबसे ज्यादा एरिया में क्या किया जाए? फॉलो किया जाए। लेकिन इससे एक समस्या ये थी, किसानों का ओवर वर्किंग ज्यादा हो गया था। किसान लोगों, सॉरी अंग्रेजों को वर्कलोड ज्यादा हो गया, हर एक किसान से जाके टैक्स वसूलो। वैसे क्या था, एगो गांव है, ऊपर एगो जमींदार बना दीजिए, सारा चीज उसी से वसूलो, उसमें थमा दो उसको सूर्यास्त का कानून। एक एक करके बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, नहीं समझ में आया? इसमें थोड़ा सा झमेला था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि यार इसमें तो सही है, लेकिन झमेला बहुत है, एक को किसान से हम कहाँ से लेके ढूंढने रहेंगे। सर बिहार में टैलेंट बहुत है, फिर भी अदर स्टेट में वर्क करने क्यों जाता है? यहाँ काम है बिहार में, आलू बो, समझ में, आलू प्याज बो, यही सब यहाँ पे खेती कीजिए, नहीं तो सरकारी नौकरी कीजिए। यहाँ पे दुइये गो ऑप्शन बचता है आपको, बिजनेस करेंगे तब तक जब तक। यहाँ हम एक बेचारा फुचका वाले को, चाट वाले को देखे, एक आदमी आया चाट बनवाया, पैसे नहीं दिया, भागा नहीं, कहा हमारा पैसा लगा। 10 रुपए का चाट, 10-15 रुपए का चाट आता है, इससे 20 का आया होगा, क्या जाता है? तुम 20 रुपए दे देते हैं, तुम ज्यादा दे देते। बड़प्पन दो तरह से होती है, धमका के दो या तो फिर ज्यादा दे दो, नहीं समझे? दोनों तरह से नहीं इज्जत हो सकता है। हमारा दाढ़ी बनाने वाला आता है, बाल काटने वाला, उसको हम जितना जेन्युइन होता है उससे ज्यादा ही दे देते हैं। नहीं तो उसको औरों कह सकते, 2 स्टाफ भेजते, उठा के ले आता है, चल बनाना है, तब वो आता हूं, कौन चीज करता हूं, 4 को भेज देते, टांग के लेके चला आता, जा बना दाढ़ी बना, यहाँ पे फिर भी बनाता है कि नहीं बनाता? लेकिन अभी भी हम उसको कितनों बजे बोलेंगे सर, हाँ सर सर बना के आ रहा है, उसको तो हम बोल देंगे हमको इमरजेंसी है, तो जिसका बना रहा होगा आधे छोड़ के चला आएगा, छोड़ बैठल हो तुम यहाँ पे, क्यों? रीजन क्या है कि उस बेचारे को हमको महीने में 1 दिन जरूरत है, कुछ बढ़ाई की देते, क्या दिक्कत है उसको? तो 2 तरह से इज्जत की जाती है। बट यहाँ थोड़ा सी ना वो नहीं हो जाता, हम ही होशियार हैं, यहाँ तो गड़बड़ हो जाता है। वहां पे अस्थाई बंदोबस्त वाला नियम लगाने लगता है, तो ओवरऑल तो घाटा किसको होता है?
पूरे एक 11 करोड़ बिहार के लोगों को दिक्कत होता है कुछ की वजह से। सारे लोग खराब थोड़ी हैं, 10% समाज में चोर होते हैं और 100% घरों में ताला बंद होता है। इतना खराब रेशियो होता है, सोचिए। कहा जाता है ना कि एक सड़ा आम में इतना ताकत होता है कि पूरे आम को सड़ा सकता है, लेकिन पूरा आम में इतनी ताकत नहीं होती कि उस सड़े को ठीक कर सके। नहीं ठीक कर सकता है, वहां पे गड़बड़ चीज हो जाता है। यहाँ पे ये सब चीज हम लोग के यहाँ तो बहुत ज्यादा ही देखने को मिलता है। आगे देखो, टैक्स कितना परसेंट दबाओ इसमें? 35 से 55। कितने परसेंट एरिया पे? 51%, सबसे ज्यादा। इसके बाद आया महालवाड़ी। कौन सा? महालवाड़ी व्यवस्था। कौन सा व्यवस्था? महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था जो था, ये गांव को लिया जाता था। पूरा टैक्स किस पे बांध दिया गया था? गांव पर। तो टैक्स वसूलने के लिए एक गांव फिक्स कर दिया गया था कि गांव से, इस गांव पर टैक्स बांध दिया गया, इस गांव से कितना टैक्स लिया जाएगा। एक फिक्स अमाउंट कर दिया गया कि आपसे हम इतना % की मात्रा में क्या ले लेंगे? टैक्स ले लेंगे। तो ये गांव से टैक्स लिया जाता था। आगे बढ़े। ये भी जमींदारी की तरह था क्या सर? नहीं, इसे आप हल्का जमींदारी कह सकते हैं, लेकिन इसमें उतना कठोर कानून नहीं था, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि गांव की सामूहिक जिम्मेदारी थी कि टैक्स इतना है तो हम सबको क्या करना है? टैक्स को चुकाना रहता है। तो महालवाड़ी में पूरी जिम्मेदारी किसे दी गई थी? गांव को दे दिया गया। सबसे कठोर बताइए, सबसे कठोर अस्थायी सूर्यास्त कानून किसे कहते हैं? कर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कैसे लगाया गया? रैयत। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर रैयत। कर सबसे ज्यादा टैक्स की मात्रा महालवाड़ी, इसे 60% लेता था। कितना लेता था? 60%। लेकिन फिर भी इसे कठोर नहीं कहा गया। ये 55 लेता था, फिर भी इसे कठोर नहीं किया गया। वो 40% के आसपास लेता था, और वो भी सबसे कम एरिया पे लेता था, फिर भी सबसे ज्यादा बंद। रीजन क्या? आप जबरदस्ती मत थोपिए किसी चीज के ऊपर। जबरदस्ती इंप्लीमेंट कर देने पे एक अजीब टाइप का लगता है। कोई भी चीज सही बोलेंगे तो खराब लगता है, यहाँ पर अजीब टाइप का लगता है। किसी चीज को इंफोर्स करना नहीं चाहिए कभी भी। आगे बढ़ जाए। सबसे ज्यादा एरिया पे कौन था? रैयत। लेकिन सबसे कितना %? 51%। सबसे ज्यादा टैक्स कौन था? महाल। कितना? 60। सबसे कठोर कौन था? अस्थायी बंदोबस्त। सबसे कठोर अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त से ज्यादा कठोर कोई नहीं था। सूर्यास्त कानून का आ गया। जमींदारों ने हद पार कर दिया वहां पर, निर्धनता। मतलब अंग्रेजों ने बहुत कम ही हम लोग को टॉर्चर किया, ज्यादा दूसरे से टॉर्चर करवाते थे सब, चमचागिरी के चक्कर में। और हमारे यहाँ अंग्रेज एक चीज को पकड़ के बैठ गए थे कि जो ऊंचे जात वाले हैं उनके दिमाग में एक चीज बैठा हुआ है कि हम नीचे जात वालों से श्रेष्ठ हैं। आप किसी व्यक्ति, भगत सिंह ने क्या कहा था? आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, लेकिन उसके विचारों को नहीं मार सकते। ठीक विचार में बैठ चुका है भारत में ये चीज कि हम ऊंचे जात वाले हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तुम नीचे जात वाले हो, तुम बकलोल हो जाओगे। ऐसा नहीं है। जिस लिविंग स्टैंडर्ड में एक SC ST को रखा गया है, आप उसी लिविंग स्टैंडर्ड में एक बड़े जात के इंसान को रखिए, उसकी भी मेंटेलिटी वैसी हो जाएगी। बेचारा पैदा हुआ तो गरीबी देखा, घर के जगह लिंटर के जगह झोपड़ी देखा, गाय दूसरे के यहाँ खेत में काम किया। आप किसी भी जाएंगे तो आपकी भी मेंटेलिटी वैसी हो जाएगी। एक सराउंडिंग पे डिपेंड करता है वहां पर। आप ही लोग बताइए, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, अभी बगल में नाच गाना होने लगे, हल्ला होने लगे, क्या माहौल होगा? खराब हो जाएगा वहां पे। इसमें आपकी क्या गलती है? सराउंडिंग की गलती रहती है वहां पर। तो ये चीज भारत में बैठा हुआ है। अंग्रेज इस चीज को पकड़ लिए थे, इसलिए जितने बड़े जात के लोग थे उनको क्या किए थे? अंग्रेज अपने पास में लिए थे। अब वही छोटे वाले को बेचारों को टॉर्चर करके रखते रहते थे। वहां पे कोई नहीं बोलता था, सबको पीट पाट के। राजस्थान के जितने राजा थे उन लोग को मिला लिया, थोड़ा थोड़ा पैसा वैसा दे दे के यहाँ पर, और बाकी लोगों को आपस में लड़ाते रहो यहाँ पर। और उसके बाद जब फाइनली तुम बचोगे तो तुम्हारे ऊपर कब्जा हमारा हो जाएगा। तो अंग्रेज सबका ये तीनों कानून था। लेकिन इसके अलावा अंग्रेज एक स्पेशल कंडीशन लाए थे सब बंगाल के क्षेत्र में। पहले इन तीनों को समझिए ध्यान से। अगर आपको अस्थाई बंदोबस्त से क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहला चीज इसमें, दो अस्थाई बंदोबस्त, जमीन का मालिकाना हक, हाँ जमींदार। सबसे कठोर कानून रैयतवाड़ी में किसान, रैयतवाड़ी में किसान। सबसे ज्यादा एरिया पर महालवाड़ी। सबसे ज्यादा टैक्स की मात्रा। बताइए, इसमें जमीन का मालिकाना हक, इसमें किसान, इसमें गांव। इसमें टैक्स किसे लिया जाता है? गांव से, पूरी तरह से गांव से। इसमें सबसे कठोर कानून, इसमें सबसे ज्यादा एरिया, इसमें सबसे ज्यादा टैक्स।
सबसे कम टैक्स होने के बावजूद भी ये सबसे ज्यादा कठोरता। सूर्यास्त कानून, इसमें किसान से लिया जाता था, इसमें टैक्स की मात्रा कितने परसेंट, 60, इसमें मैक्सिमम 55, इसमें 40 से 45, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। लेकिन ये एरिया कितने एरिया पे, 19% पे, और ये 51% पे, 51 पर। और इसमें टैक्स की मात्रा सबसे ज्यादा, ये 30% के एरिया पे था, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स की मात्रा इसमें था 60% था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बंगाल में अंग्रेजों ने जो नियम बनाया वो आज भी भारत में चालू है, जिसे हम इजारेदारी कहते हैं। इजारेदारी लिखा है कि नहीं लिखा जी इसमें। अंग्रेजों ने बंगाल में क्षेत्र में इजारेदारी व्यवस्था लागू किया, जिसमें अधिकतम बोली लगाने वाले को क्या दे दिया जाता है, जमींदार। ये भारत में आज भी लागू है इजारेदारी व्यवस्था। भारत सरकार को कोई भी काम करना होता है तो वो इजारेदारी यानी टेंडर व्यवस्था से ही काम करती है अपना। जैसे सरकार को मान के चलिए कि एक कोई पुल बनाना है, गांधी सेतु के बगल में एक नया गांधी सेतु बन रहा है 4 लेन का, तो सरकार का काम ये होता है कि वो पूरा नक्शा बनाएगी कि हमको इस नक्शे का क्या चाहिए, पुल चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, सारा चीज वो बना देगी। बस इतना कहेगी भैया हमको गांधी सेतु पे क्या चाहिए, पुल चाहिए, 4 लेन होना चाहिए, 2 आने के लिए 2 जाने के लिए। अब आप बताइए, कंपनी लोगों को बोल देगी कि आप इस पर रिसर्च करके आइए, 3 महीना 4 महीना का क्या दे देगी, टाइम दे दी। कंपनी अपने इंजीनियरों को भेजेगी साइट पर गंगा नदी के किनारे, उसके इंजीनियर आएंगे, देखेंगे कि हाँ इस पे इतना खर्चा आ सकता है, ये हो सकता है। अब उससे पूछा जाएगा आप लोगों ने डीपीआर बना लिया, डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है वहां पर वो बना लिए, सब कुछ कितना खर्च आएगा, सब चीज रेडी है। अब सरकार एक दिन डेट फिक्स करेगी, हम इस दिन आप लोग को बोली लगाएंगे, आप जो रिसर्च किए हैं कि आपका कितना खर्चा आएगा, हम जो स्टैंडर्ड बोले उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हमें 4 लेन होना चाहिए, 100 साल में गिरना नहीं चाहिए, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी आप ही की रहनी चाहिए, हम कुछ नहीं करेंगे आपको। आप बताइए कितना पैसा मिलेंगे। तो किसी ने यहीं पे आया तो लार्सन टुब्रो ने बोला कि हम 2500 करोड़ में बना देंगे, 2500 करोड़ में। कोई कह रहा है कि हम, अब सरकार को 2500 करोड़ देना पड़ेगा, सरकार कहती है कि, और कोई गेमन इंडिया कहती है हम 1900 करोड़ में बना देंगे। तो कोई कहता है यहाँ पे एसपी सिंगला कंपनी कहती कि हम 1650 करोड़ में बना देंगे। तो सरकार ने किसको दे दिया, एसपी सिंगला। भाई स्टैंडर्ड तो सेम फॉलो करना है। अब एसपी सिंगला के पास अपना मशीनरी हो सकता है, बिहार में ज्यादा होगा, यहाँ पर मशीन मैन पावर उसका ज्यादा होगा, अपना बनाएगा। अब वो बनाने की जिम्मेदारी, अब उसको टाइमिंग दे दिया जाएगा 2024 में आपको बना देना है। टेंडर गलत है या सही है, घोटाला उसमें होता है वो गलत है, बाकी टेंडर तो सही है। सरकार अपने से कितना काम करेगी वहां पे। अब वो जिम्मेदारी किसकी दे दी गई, एसपी सिंगला। अब वो अपना एसपी सिंगला बनाएगी कंपनी, जब बन जाएगा तो उसको प्रॉपर रिपोर्ट देना पड़ेगा कि कौन सा सीमेंट, किस कैटेगरी का सीमेंट आप कहां से खरीदे थे। बन जाएगा तो सरकार अपने इंजीनियरों को भेजेगी उसका खून जांच करने के लिए। एक जगह से फोड़ देगा वो तनी सा पुलवा इतना सा, वहां से लेबोरेटरी में ले जाएगा कि किस कैटेगरी का सीमेंट है, कितनी मजबूती है, पूरा जांच हो जाएगा। कैसे टाइफाइड विफाइड जांच होता है निकाल कैसे, वैसे निकाल के खून जांच करेगा। अब प्रॉपर बैठ गया तो पैसा देगा, नहीं तो अटका देगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियां घोटाला नहीं करती हैं। तो सरकार अभी भी इस चीज को फॉलो करती है, लेकिन सरकार कहती है कि मिनिमम जो बोली लगाएगा उसी को हम क्या करेंगे, टेंडर देंगे। लेकिन जब सरकार को खुद कुछ बेचना होता है तो इजादारी को उल्टा कर देती है। जैसे मान के चलिए कि पटना रेलवे स्टेशन है, पटना क्या है, रेलवे स्टेशन, उसके आगे बहुत सारे पार्किंग लगता है, गाड़ी वगैरह लोग क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं। अब सरकार छूट दे देगी अगर कि आइए आप गाड़ी खड़ा कर दीजिए, तो उस एरिया के जितने दुकानदार हैं सब गाड़ी कहां खड़ा कर देंगे, पटना स्टेशन पे अपने दुकान करेंगे। तो भैया वो जगह बर्बाद कर रहे हो ना, वो जगह उसके लिए होना चाहिए जो पैसेंजर है। मान के चलिए कि कोई, हम ही पटना से कहीं दिल्ली से आ रहे हैं, तो हम आएंगे तो फोन कर देंगे भैया 1 घंटा में पहुंचने वाले, तो हमारा ड्राइवर गाड़ी लगा के रेडी रहेगा, समझा गए। तो वो उसके लिए होना चाहिए जो वहां पे पैसेंजर हैं या जो रेलवे पे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। छूट दे देगा, सब वहीं ले जाके क्या कर देगा, भर देगा कि भैया गाड़ी क्या रहती है, सुरक्षित रहेगी। तो सरकार कहती है काम करते हैं, इस पे हम टैक्स लगाते हैं। जो गाड़ी खड़ा करेगा 1 घंटा के लिए 20 रुपया, 6 घंटा के लिए 30 रुपया, इतना देर के लिए इतना रुपया, ऐसे कर देती है। अब सरकार बताओ खुद अगर ये काम करने बैठ जाएगी तो एसएससी से कर्मचारी निकाल लेगी, एसएससी एमटीएस, एगो एसएससी एलडीसी, एगो रजिस्टर लिखेगा, गाड़ी नंबर इतना है, ये एलडीसी वाला करेगा, गाड़ी नंबर इतना है, 6 बजे आई है, ये है। एमटीएस वाला पे सटाएगा जाके, एगो रसीद सटा देगा, एगो ले जाइए यहाँ पर रसीद, वही घोटाला करेगा सब। एसएससी वाला ये जाएगा सब ना, यही घोटाला करने लगेगा। सरकार को माथा का सरदर्द, 20-20 रुपया वसूलो, एक 40,000 सैलरी दो। सोचिए ना, थोड़ा थोड़ा सरकार कहती है ये भाड़ में जाए, इजादारी व्यवस्था लाओ। सरकार कहेगी
1 महीना पहले अनाउंस कर देती है कि 1 महीना बाद हम इसका बोली लगाने वाले हैं ये पटना जंक्शन के टेम्पू स्टैंड का। सर टेम्पू स्टैंड घोटाला हो जाएगा। हाँ हो जाता है भाई घोटाला। इसमें सरकार कह देगी कि हमको कितना पैसा आप दीजिएगा, हम 1 साल के लिए टेम्पू स्टैंड का पावर किसको दे देते हैं, आपको, इजादारी। तो कोई कहेगा 2 लाख रुपया, तो कोई खाली बैठल रहेगा जिसको मान के चलिए वह अगल बगल में घर है, एगो खटिया लगा के बैठ जाएगा। तो 2 लाख रुपया किसको दे दिया, सरकार। सरकार टेंशन फ्री, बाढ़ में जा, तुम जितना 1 रुपया वसूलते रहो। तो देखते हैं टेम्पू उम्पू जाता होगा तो एगो रोकते हैं, पर्ची दो, मुंह में पान खड़े रहता, पैसा वैसे मोड़ के रख ले रहता, कहो लो। बस उस वाले को देखते हैं जब जाएगा 100-200 दे देता है, वो क्या है, इजादारी है, अपने वसूल रहा है। तो अब उसमें क्या है कि मान के चलिए सरकार, किसी ने कहा हम 2 लाख देंगे, सरकार कहेगी और कोई 2 लाख 1, 2 लाख 2, कोई कहा हम 2.5 लाख देंगे, क्या तू भाग यहाँ से, थोड़ा सा फिर फायदा है में, कोई कहेगा 3 लाख, समझ में। तो देखा जाएगा कि कितना प्रॉफिट है, पता चला प्रॉफिट हो रहा है 3 लाख, बोली लगा देंगे 5 लाख। इजादारी व्यवस्था समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। तो अंग्रेज भी पहले बंगाल के क्षेत्र में टैक्स कैसे लेते थे, इजादारी व्यवस्था से। कहते थे सब कि देखो ये गांव है, इस गांव से तुमको जमींदार बना देंगे तो तुम कितना टैक्स दोगे, तो कहेगा सर जी हम 500 बोरा आपको दे देंगे, कोनो कहेगा हम 600 बोरा देंगे, कोई कहेगा 800 बोरा देंगे, कोनो का हम 2000 बोरा देंगे। का शाबाश, तुम ही टैक्स वसूलो। अब उसे जो है जुल्म करके रख देगा वहां पर, समझ आ गया कि नहीं गया। तो बोली लगाने वाली व्यवस्था थी, क्या थी, इजादारी व्यवस्था। ये केवल कहां तक थी, बंगाल के क्षेत्र में। कहां तक थी, बंगाल। याद रहेगा आप लोग को, सबसे ज्यादा एरिया पर कौन था, रैयतों में। इजादारी कहां तक सीमित थी, बंगाल। सबसे ज्यादा टैक्स किस पर था, महाल। सबसे कठोर कौन था, रैयतवाड़ी में जमीन किसके पास, अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार। किस बंदोबस्त को, किस नियम कानून को हम जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त में जो लगान का रेट डिसाइड हो गया, कितने साल तक रहता था, 10। ये किससे कॉपी किया गया था, आईने 10 साल। इजादारी व्यवस्था कहां थी, हाँ बंगाल के क्षेत्र। इसके बाद कौन सा, ये अच्छा महालवाड़ी का पूछेगा किसने चालू किया था, तब क्या बोलेंगे, देख विलियम बेंटिक के समय में मैकेंजी ने चालू किया था, मैकेंजी। तो आप विलियम बेंटिक के ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, मैकेंजी लिख देंगे, कि विलियम बेंटिक उस समय भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, वायसराय तो बने नहीं थे, गवर्नर जनरल। उनके समय चालू किसने किया था, मैकेंजी ने। किसने चालू किया, मैकेंजी ने। मैकेंजी ने अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस ने खुद चालू किया था। टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी, और ये मैकेंजी ने चालू कर दिया आपका महालवाड़ी। मैकेंजी आप भी लिख लेंगे बाबू, मैकेंजी। मैकेंजी होगा। अच्छा ये कह रहा है कि मनिरंजन कुमार, सर हम इजादारी में रहते ना तो 2000 का बोली लगाते, 2000 बोरा देने का, इजादारी मिलने के बाद 2 बोरा नहीं देते तो उसके बाद आपके लिए इसका प्रयोग होता, देखिए समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे फिर लाला लाजपत राय के साथ आपका भी पढ़ाया जाता है। भाई गुलामी में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप देश आजाद है, आप तो नहीं अपने विधायक जी के खिलाफ बोलिए ना, उठ जाएंगे आप अगले दिन। सही बताते हैं आपको, कहां चल जाएंगे कोई ठीक नहीं, सिंधु सभ्यता में चल जाएंगे। तो आप अंग्रेज के खिलाफ बोल देंगे, जबकि उसको पता है कि पुलिस भी मतलब नियम कानून के तहत उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। कोनो ईमानदार पुलिस वाला सिंघम चला है तो उन्होंने दिखा देगा क्या होता है, लेकिन फिर भी वो दिखा देगा। तो गुलामी बहुत खराब चीज होती है, बहुत खराब चीज। भगत सिंह ने गुलामी के खिलाफ हमेशा लड़ा, तोड़ दो गुलामी की बेड़ियों को, नहीं टूटती है तो पैर काट दो अपने, सीधा। अगर आपके पैरों में गुलामी की बेड़ियां लगाई गई है ना, इन बेड़ियों को तोड़ दो, और नहीं टूटता है ना, पैर काट दो, लंगड़ा के चलो लेकिन आजाद चलो। भगत सिंह वो अब क्या, महात्मा गांधी का कहना तो यही था कि भाई देख भाई भगत सिंह तुम्हारे अंदर हिम्मत है, सब में ये नहीं होता है, और वास्तविकता भी है, सब में नहीं होता है।
आपके सामने, आप जो कहते हैं ना कि गरम दल ये दम, आपके सामने, आपके मोहल्ले में जब सड़क बनेगी या नाली बनेगा ना, तो आपके सामने वो गलत मसाला मिलाएगा, 2 नंबर का ईंटा लगाएगा, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप अपने वार्ड मेंबर या मुखिया के खिलाफ या विधायक के खिलाफ बोल सके कि सड़क का इतना पैसा पारित हुआ, ऐसा का है, और आप सबसे पहले कूदेंगे कि गरम दल होना चाहिए। तो नहीं, अपने मोहल्ले से शुरुआत करिए। जिस दिन आवाज उठ जाएगी ना, गरम दल तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, उसके लिए बहुत ज्यादा कलेजा चाहिए। आप अगर नरम दल से भी खड़े हो जाते हैं पूरे मोहल्ला के साथ, उस दिन करप्शन खत्म होने लगे, क्योंकि हम करप्शन को आंख बंद कर लेते हैं। और गीता में कृष्ण भगवान ने कह के गया है कि इस पृथ्वी को, उनका बात कोई काटे नहीं सकता है, अकाट्य बात है कि इस पृथ्वी को राक्षसों के आचरण से क्षति नहीं पहुंचेगा, बल्कि महात्माओं के मौन धारण से क्षति पहुंचेगा। और सारे लोग कहते हैं छोड़ो रे, सब हो रहा है, हमको भी चल रहा है, समझा। चलिए अब आगे क्या है, मजदूर, भारतीय उद्योग। देखो भाऊ, भारत में उद्योग जो था, कहीं पे भी उद्योग चलने के लिए सबसे बड़ा चीज होता है पूंजी की जरूरत, पैसा की जरूरत। अंग्रेज भारत में पूंजी नहीं लगाते थे, बल्कि वो कारखाने कहां लगाते थे, इंग्लैंड में। कहां लगाते थे, इंग्लैंड में, और यहां से सामान खरीद के लेके चले जाते थे। अब जैसे सूती वस्त्र का कारखाना कहां लगा दिया, इंग्लैंड। प्रिंटिंग प्रेस का कारखाना इंग्लैंड, चीनी मिल का कारखाना इंग्लैंड, सब वहां पे। इससे फायदा क्या होता था कि यहां से वो सस्ते दाम पे खरीद लेते थे। कारखाने अगर यहां लगा देंगे तो किसान कहेगा ना तुमको नहीं बेचेंगे, कारखाना में जाके बेचेंगे, समझ में गया। अब सपोज कीजिए आपके कहीं गांव में कितने लोग इसमें गन्ना की खेती करता है, आप लोग उल्टा सीधा दाम में खरीद के लेके चल जाता है, अच्छा दाम देता है। लेकिन जिन लोग के यहाँ गन्ना की खेती होती है, अगर उनके गांव के पास अगर चीनी मिल लग जाए तो आप व्यापारी को बेचिएगा, कहां ले जाकर बेचिएगा, अरे मिल में ले जाके बेचेंगे, एकदम कैश ऑन डिलीवरी, सीओडी एकदम तुरंत ले आओ यहाँ पे। तो अंग्रेजों को पता था कि अगर भारत में कारखाना खोल दिए तो हमको नहीं बेचेगा सब, कहां बेच देगा सर, कारखाना में, मिल में बेच देगा। अब दूसरा कि भारत में रोजगार मिलने लगेगा, रोजगार मिलेगा तो लोग पढ़ने लिखे हो गए, जीवन स्तर सही हो जाएगा। और पढ़ाई लिखाई बहुत खतरनाक चीज है, कि पढ़ा लिखा आदमी किसी से दब्बे नहीं करता है, कुछ बोलिएगा झाड़ देगा आपको, क्या करेंगे आप, ज्यादा नहीं ना हट सकते हैं जो पढ़ा लिखा है। अंग्रेजों ने क्या किया, सारा कारखाना कहां खोला, इंग्लैंड में। अब ये बताइए, अगर हम कोई कारखाना पटना में डाल देते हैं, अब मान के चलिए हम कोई कारखाना कहां खोल देते हैं, पटना में, और पूरे इंडिया से सामान कहां ले आते हैं, पटना, और यहीं पे उसको निर्माण करते हैं। 10 सालों में पटना का विकास समझ रहे हैं कितना हो जाएगा, सारा जगह यहीं से आएगा। ट्रक यहाँ एक पूरा दिन भर ट्रकें लगल रहेगी, एक ट्रक पे 3 आदमी की ड्यूटी लगती है, एगो चलाने वाला, एगो क्लीनर, एगो उतारने वाला। 100 गो ट्रक आ गई, 300 लोग को तो ऐसे ही रोजगार मिल गया। आपको दिखेगा कि ट्रक है, उसके अलावा उसमें मेंटेनेंस वाला, मैकेनिक, हवा भरने वाला, अलग अलग टाइप के बहुत सारा चीजें लाते हैं सब वहां पे। तो इंग्लैंड वालों ने क्या किया, कारखाने कहां लेके चले गए अंग्रेज, इंग्लैंड, और यहां से सब क्या करते रहे, कच्चा माल ले जाते थे। कपास, कपास कैसे होता है, रुई की तरह। रुई कौन सा महंगा बिकता है, कोई महंगा, रजाई भरने जाइए ना 100-150 रुपए किलो, कितना रुपए किलो देता है कोई आइडिया नहीं, 200 रुपए के आसपास किलो। और वही आप कपड़ा खरीदने जाइए, बहुत महंगा। और उसमें जाता क्या है, कपड़ा में थोड़ा अच्छा मशीन रहेगा, बिनाई ठीक करेगा, सॉफ्ट कपड़ा हो जाएगा तो महंगा हो जाएगा, थोड़ा सा खराब रहेगा तो सस्ता रहेगा। तो सारे कारखाने कहां लग गए, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 2 जगह सबसे ज्यादा गया, लिवरपूल और मैनचेस्टर, कारखानों की अंबार लग गई। और लेकिन उसके बावजूद भारत में कुछ ऐसे उद्योग थे, जैसे लखनऊ का चिकन सूट, लखनऊ का एक सूट होता है, लड़की सबको पता होगा, चिकन होता है, वो चिकन कहा जाता है उसको, उसमें कढ़ाई होती है उसके ऊपर से। तो ऐसा कढ़ाई रहेगा ना, जिसे लगेगा कि मतलब ऐसे छुएगा तो ऊपर से धागा दिखते रहता है, बहुत बेहतरीन क्या रहती है, कढ़ाई रहती है, और वो काफी महंगा बिकता है। ये वीआईपी जो होते हैं सब, उन्हीं सबको पता चलता है, और नहीं तो देहात वाले तो सतरंगा ओढ़ के चल दिए हमें उन सबको कौन सी पता है, उन सबको बस एक कलर पता है, लाल एगो पीला, झपाक दे लाल पहन के एकदम निकल जाए यहाँ पे। तो चिकन का डिमांड बहुत ज्यादा है, और वो भी वीवीआईपी लोग में चिकन सूट का डिमांड बहुत ज्यादा है, लखनऊ के चिकन का। तो इंग्लैंड में भी लखनऊ के चिकन को बहुत पसंद किया जाने लगा। तो इंग्लैंड ने वहां पर भारत के चिकन पर आयात कर लगा दिया, यहीं से टैक्स लगा दिया, निर्यात शुल्क, कि आप विदेश में बेचिएगा ना तो हमको शुल्क दीजिए। तो ऑटोमेटिक वो चीज वहां क्या हो गई, महंगी। तो यहाँ कोई पूछा नहीं उसको,
और वहां जब पूछा नहीं तो धीरे धीरे जिस चिकन का डिमांड पूरे वर्ल्ड में होता था, उसको आज भारत के लोगों से कहिए कि चिकन पहनिएगा तो कहे खाए वाला चीज हो लो, यहाँ पे बर्बाद कर दिया सब उसने। ढाका में मलमल का कपड़ा बनता था। मलमल के कपड़ों की खासियत, आप एक अंगूठी लीजिए और मलमल का एक बड़ा सा समियाना लीजिए, उसका एक कोना इस अंगूठी से खींचेगा ना, पूरा समियाना बाहर कर देंगे, इतना सॉफ्ट होता था मलमल कपड़े। उस पर अंग्रेजों ने ड्यूटी लगा दी, टैक्स लगा दिया, निर्यात टैक्स। अब इंग्लैंड में इतना महंगा हो गया कि लोग कहते हैं अच्छा तो है लेकिन क्या करे, इतना महंगा कौन लेगा। मर्सिडीज गाड़ी अच्छी तो है, महंगा कौन लेगा वहां पर, उसमें गड़िए में फ्रिज दिया रहता है। वहां पे रोल्स रॉय, सब में रोल्स रॉय गाड़ी में आपकी दिल की धड़कन सुनाई देती है। अगर गाड़ी बैठिएगा ना, इतना शांत होता है अंदर कि दिल की धड़कन सुनाई देती है। जब आप दरवाजा खोलिएगा, अगर बारिश होगी ना तो उसमें छाता दिया रहता है, सारा दरवाजा में ऐसे निकाल के छाता लगा, इतने उसमें क्या दिया रहता है, सुविधा दिया रहता है, हर चीज की सुविधा दिया है। तो पैसों लगता है 7 करोड़ चाहिए, हो गया मन ठंडा गया बस। इंग्लैंड में भी यही हुआ था। भारत के कपड़ों की डिमांड, बनारसी साड़ी, आज भारत में ही कोई बनारसी साड़ी जल्दी पहनती है नहीं, शादी ब्याह में एक बार पहन ली अलग बात है वहां पर, और नहीं तो पतो को गिफ्ट में को देना रहता है उसमें बनारसी साड़ी। तो ये सारी चीजों का डिमांड इंग्लैंड ने जानबूझ के टैक्स बढ़ा बढ़ा के उसको क्या किया, घटा दिया। जैसे भारत सरकार भी अभी ऐसे कहते हैं, सर आपके पास है ना भाई, काहे लिए तुम हमको स्पेशल काहे समझते हो, तो हमको क्या बताएं हम तुमको पर्सनल, तुम हमको पर्सनल लाइफ में तुम नहीं जानते हो। हम आज भी हम जिस बेड पे सोते हैं ना, 1400 रुपया में उसको खरीदे थे 2016 में। जिस बेड पे हम आज भी सोते हैं, चौकी वाला जिस पे आप लोग सोते हैं, आज भी मेरा वही है। आज भी हम यहाँ खड़ा होकर विद्या के मंदिर पे, यहाँ से तो एटलीस्ट झूठ नहीं बोलेंगे ना, यहीं से हमारा सब कुछ होता है। हर इंसान अपने मुख्य जगहों पे झूठ नहीं बोल सकता है वहां पर, तो इससे कोई फर्क नहीं। आपको लगता है कि हमारा आज भी है, मम्मी बोलती है कि क्या कोई भी आता है ना हमसे मिलने तो कहता है यार कैसे इस पे रहते हैं, हम तो उसके बाद भी नीचे ही सोना पसंद करते हैं, क्योंकि अर्थिंग लगना जरूरी है, वोल्टेज तभी अच्छा आता है। समझ में आ गया कि कोई भी बड़ा चीज को चलाना, इंस्ट्रूमेंट छोट मोट चलाइए, मिक्सर हो गया, पंखा हो गया, ई ट्यूबलाइट हो गया, इसको अर्थिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन बड़का जनरेटर लगाना है, टावर लगाना है, हैवी चीज चलाना है, तो क्या चीज की जरूरत है, अर्थिंग अर्थिंग अर्थिंग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अरे हम चाहे 1 लाख के दीवान पलंग पर सोए, चाहे 1400 रुपये की चौकी पे सोए, मरने के बाद 1500 रुपये के कफन में शांति से चल जाएंगे। बहुत नफासत निकालते थे। एक शायर ने कहा था कि बहुत नखड़े निकालते थे अपनी जिंदगी में, आखिरी वक्त कह भी ना सके कि कफन मुझे पसंद नहीं। जाएंगे इसी तरह यहाँ से। तो आपको पता नहीं क्या है, लड़का सबको लगता है नहीं खान सर इस, हमको ना मतलब सबसे, हमको तो जब कोई टोक देता है कि अरे यार 3 दिन से ये कपड़ा पहना है, तब तो हम चेंज करते हैं। अदरवाइज में हमको कहे यार छोड़ यहाँ क्या है, कोई मत। लाइफ में आप अपने हिसाब से जिए, जितना सिंपल रहिएगा उतने ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा ताम झाम में नहीं रहिए यहाँ पे। तो इंग्लैंड जैसे देखिए, भारत में टेस्ला कंपनी है, 35 लाख की कार देती है टेस्ला कंपनी। आपने टेंशन फ्री रह जाइए, वो अपने से चल देगा, लड़ने उड़ने नहीं देता है, ड्राइवर लेस है, उसमें दारू पी के चला सकते हैं, क्योंकि सरकार कहती है ड्रिंक एंड ड्राइव अलाउ नहीं है, इसमें तो बस ड्रिंक है, ड्राइव अपने से कर रहा है। लेकिन भारत सरकार ने उसमें ऊपर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाया है, तो 35 लाख का है, लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70 लाख। आप बताइए, यहीं पे अगर टाटा कंपनी बनाएगी तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी है नहीं, तो वही बताइए आराम से टाटा की 12-13 लाख की नेक्सॉन आ जाएगी इलेक्ट्रिक, मस्त चल रही है यहाँ पे। तो भारत जानबूझ के विदेशी व्यापार को टॉर्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि भाई हमारा काय चौपट हो जाएगा। तब उन्होंने केस किया टेस्ला ने कि WTO में, कि हमारे ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऊपर इतना टैक्स क्यों। तो भारत सरकार ने कहा कि हम कहां टैक्स ले रहे हैं, आप अपना कारखाना भारत में खोल दीजिए। लो, अब जब भारत में कारखाना खोलेंगे तो मजदूर कहां से लाएंगे, अमेरिका से लाइए, अमेरिका से मजदूर वहां पे, यहाँ वो गर्मी से पिघल जाएगा वो सब CBSE बोर्ड वाला होता है, बहुत नाजुक होता है सब। CBSE बोर्ड वाला सब समझ, एकदम नाजुक शीशा कांच का आदमी होता है, आराम से वहां पे तेज खजुआ देंगे तो चमड़ा उखड़ जाएगा उनसे। ओ माय गॉड, उखड़ गया, साटो साटो साटो। CBSE वाला एकदम नाजुक होता है वहां पे, तेज धूप मार देंगे तो गल जाएगा वहां पे। यहाँ का मजदूर लाएंगे, यहाँ का इंजीनियर लेंगे, अरे 2-4 को मेन लाएंगे यहाँ पर, समझ आगे कि नहीं, सब भारत वाला सीख लेगा, सब नहीं सीख लेगा सब। तो कंपनी जान लिया नहीं आती, कभी बहुत खचरा है, सब सीख लेगा सब, और सीखता है सब बहुत तगड़ा बना देता है।
भारत वाला सब चाइनीज नहीं ना आता, चाइनीज नकल करता है तो कमजोर बना देता है। अब भारत का चीज पूरी दुनिया में टिकाऊ होता है, महंगा होता है लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, टिकाऊ होता है। तो भारत सरकार भी क्या करती है, रेंज रोवर टाटा ने खरीद लिया, रेंज रोवर भी बढ़िया गाड़ी है। आए यार कोई भी गाड़ी, सब गाड़ी बढ़िया रहती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है किसी को। तो भारत में उद्योग चौपट हो गए सब, कई रीजन थे, क्योंकि निर्यात पर क्या लगा हुआ था, टैक्स, और आयात पर टैक्स से नहीं था। तो इंग्लैंड से सामान बन के आते थे और यहाँ आके क्या हो गए, भारत के कपड़ों का जो फैशन था, डिजाइन था, सब खत्म कर दिया। इंग्लैंड वालों के पास एक से एक प्रिंटिंग प्रेस आया, मारता है छपाई कर दिया, टी शर्ट पे यहाँ छाप दिया, कर्म करो कांड नहीं, लो खूब बिक रहा है, पूरा धड़ल्ले से बिक रहा है। अजय वाले भाई उसमें कुछ छाप दे, देखते हैं हम नहीं सुधरेंगे, ऐसे लिख के टांग देता है। ऐसा सुने कि नहीं सुनो, अपना टाइम आएगा, ऐसे टाइप का लिख देता है, मैं बकलोल हूं। भारत में वो सब चीजें क्या होती हैं, मतलब ज्यादा दिन, तो आजादी जब तक गुलाम थे हमारे यहाँ, अपने यहाँ कोई कारखाने वैसे नहीं था, समझ गए कि नहीं। किसी का टाइम आता नहीं है, टाइम आने के लिए नहीं है, टाइम जाता है। आपका टाइम चला गया, आप में हिम्मत है, दौड़ के चल जाइए अपने टाइम के पास। आपको लगता है आपका टाइम वापस आएगा, नहीं आएगा, आपका टाइम आया था चला गया, दम है तो दौड़ के पकड़ लीजिए अपने टाइम, समझ में। ये सब नहीं होता, अपना टाइम आएगा तो बाकी क्या बैठल रहेगा, अपना टाइम आएगा। यहाँ पे सब सांत्वना दिलाने के लिए अच्छी चीज है यहाँ पर। तो भारत में उद्योग सफल हुए नहीं, इंग्लैंड वालों ने भारत से कपास लेके गए थे और वहां से एक चादर, एक डिजाइन के पैंट शर्ट टी शर्ट, महिलाओं का एक से एक डिजाइन वाला अपना, उन सब में मेनली कपड़ा में फायदा महिलाओं के भरोसे होता है, पुरुष के भरोसे कोनो कपड़ा का दुकान खोलेगा सोच रहा बिक जाए पुरुष का कपड़ा में ज्यादा फैशनबाजी उसको थोड़े चलता है, एक वो कपड़ा पहन लेगा उसमें 4 गो बियाह अटेंड कर देगा। और औरत को एक के बियाह में 4 गो चाहिए, 12 बजे से पहले दूसर, 12 बजे के बाद दूसर, समझ में कि नहीं गया। अरे ये सब अपने पे कहेंगे, देखो ये ठीक लग रहा है जानबूझ के, और उससे पूछ दीजिए तो यही तो कल भी था, कहीं का करा कौन ची पता है यहाँ पे यही तो कल्ले भी पहने थे और पूरा घुसिया जाए। तो अंग्रेज वालों ने पूरा भारत में कपड़ों का गोदाम फेंक दिया, यहाँ सस्ते कपड़े उपलब्ध हो गए। कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया गया भारत में यहाँ पर। तो महात्मा गांधी ने भी कहा था कि खादी वस्त्र को क्या किया जाए, पहना जाए। लेकिन आज खादी वस्त्र कोई पहन लेता है, पैंट शर्ट कोई पहन लेता है तो उसको लोग पुराना जमाना का आदमी समझता है। आज चाहिए उसको मोटका भैंस के चमड़ा वाला जीन्स, एक्सीडेंटल जीन्स पहनता है, और जिस हिसाब से उसको फाड़ रहा है, हमको तो आने वाले 5 साल में बड़ा विकट परिस्थिति नजर है पहले बस उस पे डिजाइन बनाया था, उसके बाद तीन सा बकोट दिया, अब ससुरा सीधे फाड़ दिया। हमको पहले क्या लगता था कि जो फाड़ता है तो पीछे से कपड़ा लगाया रहता है। एक वो आदमी आया हमारे पास मिलने, तो हम कहें कि कपड़ा लगाया होगा, हम ध्यान से देखे ससुरा तूने ये तो कपड़ा नहीं लगाया है वहां। उस हिसाब से तो भाई सब जिस हिसाब से फाड़ रहा है कुछ दिन में उघाड़े घुमा देगा हाँ, बस उघाड़े घूमिए बेल्ट लगा के तो अंग्रेजों ने पूरा डिजाइन पकड़ दिया। तो भारत में उद्योग को अंग्रेजों ने क्या कर दिया, चौपट कर दिया। विदेशी निवेश भारत में आया नहीं, भारत के लोग विदेश में सामान बेच नहीं पाए, ये सारे कारण रहे जिस वजह से भारतीय उद्योग क्या हो गया, चौपट हो गया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे का क्लास अब कल समझा देंगे। वही रुको, कर दो वाली सुधर।